हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए की जो ज्योग्राफी की क्लास है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वह है वायुमंडल की बनावट और इसकी परतों को क्रम से समझाइए। जो वायुमंडल होता है उसकी जो बनावट है और इसकी जो परत है उसको हम आज क्या विस्तार से समझेंगे। तो हम बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल होता है कि पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो कई सौ किलो मोटाई की जो गैसीय आवरण होता है वह क्या होता है, वायुमंडल होता है। जो वायुमंडल होता है यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। जो धरातल के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, जो धरातल का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है। जो वायुमंडल का संगठन है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला तत्व है वह है गैस। कौन सा तत्व है, गैस। वायुमंडल की संरचना में गैसों का मुख्य योगदान है। शुष्क वायु में मुख्यतः 10 गैसें पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, शुष्क वायु में 10 गैसें हैं। इसमें 99% भाग केवल ओजोन का नाइट्रोजन भाग केवल नाइट्रोजन का 78% एवं ऑक्सीजन का 21% रहता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, कितनी, 78%, और उससे कम होती है ऑक्सीजन। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, जेनॉन आदि पाई जाती है। तो 1% में इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं। बाकी जो मुख्य मुख्य दो गैसें हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में गैसों की संरचना 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो जो गैसों की संरचना है वह 6 किलोमीटर तक पाई जाती है। सामान्यतः वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जैसे कि 20 किमी तक, कार्बन डाइऑक्साइड 100 किमी की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा 125 की ऊंचाई तक हीलियम गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। जबकि हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी हल्की गैसें बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं गैस के बाद जलवाष्प की। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। तो जलवाष्प क्या होता है, परिवर्तनशील तत्व है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 5% मध्य पाई जाती है। जलवाष्प पृथ्वी के विभिन्न भागों जैसे महासागर, झीलों, मिट्टियों, वनस्पतियों आदि के वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में एकत्रित होती है। तो किसके द्वारा, इन सभी के द्वारा जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें क्या जो वाष्प होती है वह पाई जाती है, जलवाष्प। वायुमंडल में वाष्पीकरण को मात्र तापमान पर आधारित होती है। तो जो वाष्पीकरण की मात्रा है किस पर आधारित होती है, तापमान पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा की कमी होती है। तो जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जलवाष्प का 10% भाग वायुमंडल में 5 किमी ऊंचाई तक पाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य ताप प्रति सेकंड में 1.6 करोड़ टन जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है। तो अनुमान क्या है कि जो 10% भाग जो सूर्य ताप होता है 1.6 करोड़ टन जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यदि वायुमंडल में उपस्थित संपूर्ण जलवाष्प को एक साथ पृथ्वी पर गिरा दिया जाए तो 2.5 मीटर ऊंचा जल एकत्रित हो जाएगा। जो क्रियाएं होती है वह क्या है, बादल, वर्षा, तुषार, हिमपात, ओस और ओला आदि किसके कारण होती है, जलवाष्प के कारण होती है। अब हम पढ़ते हैं धूल कणों की मात्रा जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में धूल के ठोस और सूक्ष्म कण स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। तो जो धूल होती है वह क्या करती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमती
रहती है। ये कण क्या है कि अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाते और अतिरिक्त धुआं ज्वालामुखी की धूल लावणी आदि से उत्पन्न होते हैं। आपने भी देखा होगा धूल के कण इधर उधर हवा के साथ घूमते रहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण, परावर्तन और परिकिरण इन्हीं किरणों के द्वारा होता है। तो जो सूर्य की जो किरणें आती हैं इनका अवशोषण और परावर्तन इन्हीं के द्वारा होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय, सूर्यास्त और गोधूली के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जो रंग किसके द्वारा दिखाई देते हैं? धूल के कणों के कारण। नमक एवं धूल के कण जलवाष्प को आकर्षित करने के कारण अंतर्ग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। जो स्तर है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है वायुमंडल का। पहला है वायुमंडल का रासायनिक स्तरीकरण। कौन सा? रासायनिक स्तरीकरण। जो रासायनिक संरचना की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सममंडल। सममंडल की रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78.084% तथा ऑक्सीजन 20.946% दोनों गैसों के मिश्रण से हुई है। तो जो सममंडल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये दोनों गैसें वायुमंडल आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन आदि गैसें सम्मिलित है। समताप से इसकी ऊंचाई 90 किमी मानी गई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 90 किमी। इसके भी क्या है? 3 भाग माने गए हैं। पहला है परिवर्तन मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है मध्य मंडल। अगला पढ़ते हैं विषम मंडल। विषम मंडल की रचना विभिन्न गैसों की परतों से हुई है। मतलब इसमें गैसें बहुत सारी हैं। इन परतों की बनाने वाली गैसों का अनुपात भी एक समान नहीं है, इसलिए इस मंडल को विषम मंडल कहा जाता है। तो इसे किस वजह से विषम मंडल कहा जाता है? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं और उनका अनुपात भी क्या है? सही नहीं है। इस मंडल की ऊंचाई 90 किमी से 10,000 किमी तक अनुमानित की गई है। इस मंडल में विभिन्न गैसों को निम्नलिखित 4 परतें पाई गई हैं। इसमें कितनी परतें हैं? इसमें है 4 परतें। आणविक नाइट्रोजन पहली परत है। यह 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस कण पाए जाते हैं। तो आणविक नाइट्रोजन परत में नाइट्रोजन के कण पाए जाते हैं। आणविक ऑक्सीजन परत, इसकी ऊंचाई 200 किमी से 1100 किमी तक पाई जाती है। इसमें मुख्यतः किसके कण होते हैं? ऑक्सीजन के। जो आणविक ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन के होते हैं कण। हीलियम परत, यह परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें किसके कण पाए जाते हैं? हीलियम गैस के। चौथी होती है आणविक हाइड्रोजन परत। इसमें हाइड्रोजन के कण पाए जाएंगे। इसका जो विस्तार है 10,000 किलोमीटर तक माना गया है और यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग भी माना जाता है। अब बात करते हैं वायुमंडल की भौतिक संरचना अथवा स्तरीकरण। इसमें जो पहला है वो है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल वायुमंडल का सबसे नीचा भाग है। क्या है? सबसे नीचा भाग। धरातल से इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है कितनी मानी गई है? 11 किलोमीटर। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। तो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर यह 16 किमी ऊंचा है, परंतु ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 6 किमी है। तो ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर 16 किमी ऊंचा है, तो ध्रुवों पर मात्र 6 किमी ऊंचा है। वायुमंडल के इसी भाग में मानव जाति निवास करती है। तो जो इंसान रहते हैं, मानव जाति रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो भी किस में रहते हैं? परिवर्तन मंडल में। वायुमंडल के अधिकांश स्थूलता इसी भाग में पाई जाती है। जलवाष्प, धूलकण और भारी गैसें इसी भाग में अधिक पाई जाती हैं। तो इसमें जो भारी चीजें होती है सब इसी में पाई जाती हैं। गैसें, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि। परिवर्तन मंडल की ऊपरी सीमा वायुदाब की धरातल की अपेक्षा 1/4 रह जाता है। वायुमंडल में इस भाग में वायु कभी शांत नहीं रहती। तो इसमें क्या है? हवा चलती रहती है। वायु कभी इसमें क्या है? शांत नहीं रहती है।
इस भाग में ऊंचाई के अनुसार बराबर तापमान गिरता रहता है। तो जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान इसमें क्या करेगा, गिरता रहता है। प्रत्येक 300 फुट की ऊंचाई पर 10 फ़ारेनहाइट अथवा अर्थात 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यह भाग विकिरण संचालन और संवहन द्वारा गर्म और ठंडा होता रहता है। तो एक भाग क्या है, गर्म और ठंडा होता रहता है, परिवर्तन मंडल। संवहनी तरंग और विषुवत संवहन के कारण यह मंडल क्रमशः संवहनी मंडल अथवा विक्षोभ मंडल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहलाता है। इसमें जैसे मौसमी घटनाएं जैसे कि कोहरा, बादल, ओला आदि, तूफान, उदित प्रकाश आदि इसमें घटित होते हैं। तो जो घटनाएं होती है वो भी क्या है, इसमें घटित होती है। तो सौरमंडल की ऊपरी सीमा एक पतले और स्थायी परत द्वारा निश्चित होती है, जो कि सौर सीमा कहलाती है। तो जो निश्चित होती है सीमा वो क्या कहलाती है, सौर सीमा। इस प्रकार सौर सीमा सौर मंडल एवं समताप मंडल के मध्य स्थित है। 11/2 किलोमीटर मोटी परत है, जिसमें तापमान की दर अनायास परिवर्तन होते हैं तथा ऊपर तापमान स्थिर रहता है। तो इसके बाद जो तापमान रहता है वो स्थिर रहता है और जो तापमान नीचे रहता है वो बदलता रहता है। इस कारण परत मौसमी परिवर्तनों की छत कहलाती है। इसी ऊंचाई पर वायुमंडलीय गतियों तथा चक्रवाती क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। चक्रवाती क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कम होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिकतम 17 किमी और उत्तरों पर क्रमशः 9 से 10 किमी होती है। समशीतोष्ण कटिबंध में अत्यधिक ताप में पर के कारण सौर सीमा खंडित हो जाती है, जिससे सौर मंडल एवं समतापीय प्रवणता, मध्यताप, आर्द्रता तथा वायु का आदान प्रदान होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल। प्रथम सौर मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो जो परिवर्तन है सौर मंडल है उसके ऊपरी भाग क्या है, समताप मंडल कहलाता है। इस मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। जिसमें जो तापमान रहेगा वो समान रहेगा। औसत ऊंचाई मध्य अक्षांश पर 25 से 30 किमी तक पाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वान इसे 50 किमी भी मानते हैं। इस मंडल की खोज 1902 में टिजरेंस डी बोट ने की थी। इसकी खोज किसने की, टिजरेंस डी बोट ने। इसमें क्या मौसमी हलचलें नहीं होती। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है, परंतु ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक मानी गई है। इसके ऊपर जो तापमान होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जो इसकी जो तापमान बढ़ने की जो सीमा होती है वह स्ट्रेटोपास कहलाती है। ये सीमा इसमें मध्य मंडल से अलग होती है। इसकी जो सीमाएं होती है किससे अलग होती है, मध्य मंडल से। समताप मंडल के नीचे भाग में 15 से 35 किमी के मध्य ओजोन गैस का मंडल है पाया जाता है। तो जो आपकी ओजोन गैस है वो किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में। हरे रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जो परावैंगनिक किरणें आती है ना उससे पृथ्वी की रक्षा करता है। मध्य मंडल 50 से 80 किमी की ऊंचाई तक वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है। तो जो मध्य मंडल क्या होता है 50 से 80 किमी के बीच होता है वो क्या कहलाता है, मध्य मंडल कहलाता है। और यहाँ से क्या होती है कि तापमान की वृद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की बात क्या है, तापमान नहीं बढ़ता। न्यूनतम तापमान की सीमा मेसोपास कहलाती है। जो न्यूनतम तापमान होता है वो क्या कहलाता है, मेसोपास कहलाता है। और सीमा से ऊपर जाने से पुनः वृद्धि होने लगती है, और जैसे हम इसके बाहर जाते हैं तो तापमान हमेशा बढ़ने लग जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो है आयन मंडल। यह मंडल 80 से 640 किमी की ऊंचाई तक होता है। इसे तापमंडल भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। और यहाँ पर जो तापमान होता है इसमें क्या होता है, तीव्र गति से वृद्धि होती है, और यहाँ पर गैसें क्या अधिक विरल पाई जाती है। और जो यहाँ की परतें होती है उनमें रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता पाई जाती है। अब हम इसकी परतों की बात करते हैं।
डी परत। इसकी ऊंचाई 80 से 100 किमी तक होती है। दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जो क्या करते हैं, जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन करती हैं। और जबकि मध्यम और लघु तरंगें से पार जाती है। ये परत केवल दिन में पाई जाती है। तो क्या होती है, दिन में पाई जाती है और शाम तक ये क्या विलीन हो जाती है। ये परत, यह परत 100 से 150 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसे कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कैनेली और हेविसाइड परत भी कहते हैं। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रात्रि के समय परत भी अदृश्य हो जाती है। और ये परत भी क्या करती है, डी परत की तरह रात्रि के समय अदृश्य हो जाती है। अब बात करते हैं एक परत की। 150 से 380 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसे एप्लेटन परत कहते हैं। अरे क्या करती है, लघु परतों तरंगों को परावर्तित करती है। और ये दिन के समय में क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं जी परत की। इसकी ऊंचाई 380 से 640 किमी तक पाई जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार की तरंगों का परावर्तन नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन नहीं होता। आगे हम बात करते हैं बहिर्मंडल की। इस मंडल की ऊंचाई 640 से 1000 किमी तक पाई जाती है। कितने तक, 640 से 1000 किमी तक पाई जाती है। और इसका अध्ययन किसने किया था, लेमन स्पाइटजर ने किया था। ये अत्यंत विरल और गुच्छों में पाई जाती है। जो बहिर्मंडल होता है ये क्या होता है, अत्यंत विरल, अलग अलग और गुच्छों में पाया जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रल अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के कण हैं और हाइड्रोजन के कण हैं वह क्या पाए जाएंगे, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। और गुरुत्वाकर्षण के क्षीण होने के कारण H2 और He ये सूक्ष्म कण शून्य में विस्तृत हो जाते हैं। और जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है तो क्या होता है, शून्य में विस्तृत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबकीय मंडल की। जो 1000 किमी से ऊपर का जो शेष वायुमंडलीय भाग है, इसे किस नाम जाना जाता है, चुंबकीय मंडल से। इस मंडल में केवल ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसमें केवल ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन ही पाए जाएंगे। यह आवेशित कण 4000 किमी तथा 20000 किमी की ऊंचाई दो परतों के केंद्रित होते हैं। इनको वन एलन विकिरण पेटी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वन एलन विकिरण पेटी कहा जाता है। इस धरातल पर कम ही प्रभाव पड़ता है। तो इस धरातल पर क्या रहेगा, कम ही प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का महत्व। तो वायुमंडल आप जानते हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बात करते हैं प्राणी मात्र के लिए आवश्यक होना। तो जो वायुमंडल होता है प्राणियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे जीव जंतु सब इसी में होते हैं। और बिना वायुमंडल के किसी का भी जीवन संभव नहीं है। बात करते हैं वायुमंडलीय क्रियाओं का केंद्र होना। तो जो वायुमंडल होता है वह क्रियाओं का केंद्र होता है। और जो भोजन है और जल है, इसके बिना क्या जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। तो जो वायुमंडल है उसमें ये सारी क्रियाएं होती रहती है। इस वजह से इंसान और जो जीव जंतु उनका जीवन संभव होता है। और जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव है वह भी वायुमंडल में पड़ता है। जो मानव जो भी क्रियाएं करता है और जो भी क्रियाएं होती हैं वह सभी किस में होती हैं, वायुमंडल के अंदर। और जो वायुमंडल की गैसों का जंतु और वनस्पति पर प्रभाव। तो जो वायुमंडल की जो गैसें हैं उसका वनस्पतियों पर और जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर एक प्रभाव पड़ता रहता है। आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं जीव, और जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस वजह से हर दूसरे के लिए वायुमंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो वायुमंडल होता है इसमें कितने मंडल होते हैं, किस किस के बारे में जानकारी ली अपन ने, इन सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ा। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको और भी क्लासें डालते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ें।